हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे एनटीपीसी जो लेवल 5 हैं 15 जून 2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था, उसका हम सेशन लेने वाले हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रोहन के पास 36 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर विमाओं वाला एक घनाकार बॉक्स था। उसने इसमें 4 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले घनों की अधिकतम संभावित संख्या पैक की थी। बॉक्स में फिर भी कितनी जगह बचेगी? देखो इसमें क्या हो रहा है कि 36 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर एक वीमा है, ठीक है ना। वीमा वाला एक बॉक्स है, एक घनाकार बॉक्स है। इसमें 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों का घन इसमें बहुत सारे डालना है। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले बहुत सारे इसमें घन डालना है। ये सभी घन को डालने के बाद उस बॉक्स में और कितनी जगह बच जाएगी, इस चीज़ को ही बोला गया है। तो देखो इसमें क्या होता है, ये सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 36 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, ठीक है नहीं। इसमें क्या है, हमारा 4 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई, ये इसको हमें पैक करना है, इसको इस वाले घन में। तो क्या बोलते हैं कि सबसे पहले तो ये सभी को काट के देखते हैं। 4 या 36 ये तो पूरा कट गया, ठीक है नहीं। और 4 पंचे 20 ये भी कट गए हैं। और ये वाला क्या है, 4 एकम 4 और 4 छक्के 24। देखो इसमें फिर भी कितना बच रहा है, एक बच रहा है, शेषफल एक बच रहा है। इसका मतलब क्या होता है, एक शेषफल बचने का मतलब क्या है, ये हमारा जो जिस प्रकार से इसमें देख सकते हैं कि ये सभी पूरा पैक हो चुका है। हमारा ये जितना भी है लंबाई है पूरा पैक हो चुका है, ठीक नहीं। ये जितना भी है सब पैक हो चुका है। उसके बाद फिर हमारा जो चौड़ाई है वो भी पूरा पैक हो चुका है, कंप्लीट, ठीक है नहीं, कंप्लीट पैक हो चुका है। उसके बाद फिर जो ऊंचाई है वो पैक हुआ है, लेकिन इसमें 1 सेंटीमीटर और बचा दिए है। यहाँ से यहाँ तक पूरा पैक हुआ है, लेकिन 1 सेंटीमीटर बचा दिए हैं। तो यही जो हमारा बचा है, तो इसी को बोला है कि बॉक्स में फिर भी कितनी जगह बचेगी। तो हमारा 1 सेंटीमीटर बचा दिया है, तो 1 सेंटीमीटर बचा दिया है, तो 36 गुना 20 गुना 1, यही इसी आंसर को हमें निकालना है। तो हमारा 720 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। देखो इसमें क्या बोलते हैं कि 7 सेंटीमीटर लंबे धातु के एक बेलनाकार पाइप के बाह्य और आंतरिक वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अंतर 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पाइप के निर्माण में प्रयुक्त धातु 302.5 सेंटीमीटर क्यूब है, तो पाइप की आंतरिक त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या बोला है कि सबसे पहले तो 7 सेंटीमीटर धातु के एक बेलनाकार पाइप के बाह्य और आंतरिक वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अंतर, ये बोला है। तो बेलनाकार जो पाइप है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर 2 पाई आर एच ये होता है, ठीक है। तो 2 पाई आर का मान कितना है, इसमें आर का मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी एच का मान दिया हुआ है, और बाह्य और आंतरिक वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अंतर पूछा है। तो हमें जो हमारा जो रेडियस है, रेडियस में बाह्य और आंतरिक जो रेडियस मान के चलो, एक आर मान लेते हैं और एक -r, ठीक है। तो उसी को ही लिखा गया है कि 2 पाई आर एच। तो 2 गुणित 22/7 गुणित r माइनस r गुणित 7 गुणित 110, ये हमारा क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब इसमें हम r माइनस r का मान निकाल देंगे यहाँ से, तो 2.5, ये इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट में क्या बोला है कि यदि पाइप के निर्माण में प्रयुक्त धातु 302 सेंटीमीटर क्यूब है, क्यूब का मतलब हमारा सीधा आयतन से होता है। तो बेलनाकार पाइप का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ओके। तो 7 सेंटीमीटर तो हमारा हाइट है ही, ठीक है। ये एक बेलनाकार पाइप है, इसका जो हाइट है हमारा 7 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ का जो एरिया है
रेडियस है, यही रेडियस है, बाह्य और आंतरिक रेडियस है, इस चीज़ को ही हमें बोला गया है। तो इसका बाह्य और आंतरिक रेडियस r माइनस आर तो है ही, ठीक है, लेकिन स्क्वायर के फॉर्म में है तो r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो हमारा क्या है, ये जो है आयतन को शो करता है, ठीक है। तो 22/7 गुणित r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर इंटू 7 इज इक्वल टू 302.5 सेंटीमीटर का क्यूब है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें हमारा क्या होता है कि ये वाला जो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये सभी इस साइड पक्षांतरों का साथ से साथ कटेगा और ये इस साइड होगा पूरा कंप्लीट, ये सभी पूरा कटेगा। कटने के बाद हमारा क्या आ जाता है 13.75, ठीक है। ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको हम कैपिटल आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर ये लिख सकते हैं, ओके। अब इसका मान हमें दिया है इक्वेशन 1 से पता चलता है कि इस r माइनस आर का मान दिया है जो इक्वेशन 1 में दिया हुआ है। तो r माइनस आर का मान कितना है 2.5, इसी को ही हम इसमें रखेंगे। इसमें रखने के बाद क्या होता है कि 2.5 हमारा हो जाता है। तो r प्लस आर का मान यहाँ से पता चल जाता है। r प्लस आर का मान कहाँ से पता चलेगा, ये 2.5 है, इसको इस साइड पक्षांतर कर देंगे। उसके बाद फिर 13.75/2.5, तो इसको पूरा काटेंगे। काटने के बाद हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाता है, r प्लस आर इज इक्वल टू 5.5। तो r माइनस आर का मान आ गए हैं और r प्लस आर का मान आ गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा कैपिटल R और R का मान हमें पता चल जाता है जो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 से, ये दोनों सभी से। तो हमारा फाइनल R का मान आ जाता है। R ये देखो, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, पाइप की आंतरिक त्रिज्या निकालना है, इसका मतलब R का ही मान निकालना था। तो यहाँ से R का मान निकल जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, 105 व्यक्ति किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा 8 दिन एक साथ कार्य करने के बाद उनका मालिक चाहता है कि कार्य कुल 29 दिन में पूरा हो जाए। कार्य को समय से पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को नियोजित करने की आवश्यकता है। देखो जो हमारा एक फार्मूला होता है MDH/W, ये हमारा रहता है मैन आदमी को शो करता है, व्यक्ति को शो करता है, डे दिन को शो करता है, और ये हावर को शो करता है, और ये हमारा वर्क को शो करता है। ये एक फार्मूला है, इसी फार्मूला के जरिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बनेगा, ओके। तो 105 व्यक्ति, यहाँ पर 105 व्यक्ति हो गए, 36 दिन में पूरा करते हैं तो 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब इसमें क्या बोला है, लेकिन उसके द्वारा 8 दिन एक साथ कार्य करते हैं। अब जो हमारा 105 व्यक्ति ही हैं, ये हमारा 8 दिन एक साथ पूरा करते हैं, तो 105 गुणित 8, ठीक है। अब इसमें क्या है, लेकिन उसका मालिक क्या चाहता है कि कुल कार्य 29 दिन में पूरा हो। अब देखो इसमें जो दिन है, इसमें जो दिन है यहाँ पर, ये हमारा कुल 29 दिन में पूरा है। तो यहाँ पर तो पहले तो 8 दिन कार्य कर चुका है, तो 29 माइनस 8 ये हमारा दिन को शो करेगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर टोटल इसमें 29 माइनस 8 ये हमारा 21 दिन को शो करता है, ठीक है। तो 21 दिन और बचा है, 21 + 8 29 दिन, कुल टोटल 29 दिन में पूरा हो, ठीक है। तो कार्य को समय से पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की नियोजित करने की आवश्यकता है। पहले तो 105 व्यक्ति हो चुका है, तो 105 में और कितना व्यक्ति ऐड करना है, ठीक है, जो हमारा टोटल 29 दिन में ही पूरा हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 28 8 और 29 माइनस 8, तो ये दोनों मिलाकर हमारा 29 ही होता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि 105, ये इसको इस साइड पक्षांतर कर लेते हैं, तो 105 गुणित 28, 36 माइनस 8 28 होता है, और यहाँ पर 29 माइनस 8 21, 105 प्लस x है, तो यहाँ पर 105 प्लस x। उसके बाद फिर देखते हैं कि
यहाँ तक तो हो गए हैं। तो इसको इस साइड अंदर ले जाएंगे तो 21 × 105 और 21x। फिर यहाँ से इसको इस साइड पक्षांतर कर दें तो इस साइड पक्षांतर करने के बाद हमारा कितना होता है कि 28, ठीक है नहीं, 28 - 21, 28 - 21 हमारा 7 होता है और 21x, तो 21x उसके बाद फिर यहाँ पर x का मान हमारा आ जाता है, x का मान 35, ठीक है। तो यही हमारा कितना और व्यक्ति जो बोला है, जो x का मान है हमारा 35 व्यक्ति और ज़रूरत पड़ेगा। इसका मतलब 105 + 35 व्यक्ति, इतना व्यक्ति का टोटल ज़रूरत पड़ेगा 29 दिन में कार्य कंप्लीट करना है। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी सम अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कितना होता है? देखो, सम अष्टभुज के आंतरिक कोण अगर यदि ऐसा बोला है तो इसका आंतरिक कोण का फार्मूला ही डायरेक्ट होता है कि 180 n - 360 बटा n। n क्या है? ये एक भुजा को शो करता है, कितना भुजा है ये इसको शो करता है। तो टोटल यहाँ पर कितना भुजा है? सम अष्टभुज 8 भुजा है, तो यहाँ पर n के स्थान पर हम 8 रख देंगे और यहाँ पर भी n के स्थान पर 8 रख देंगे, तो हमारा आंसर 135 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। देख सकते हैं। अब इसमें फार्मूला है कुछ सम बहुभुज का क्षेत्रफल n a² / 4 cot 180/n, ठीक है। सम बहुभुज की परिधि NA। उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रत्येक आंतरिक कोण का मान। अगर यदि इसका योग पूछ देता तो 180 n - 360 हो जाता है, ठीक है। n भुजा वाले बहुभुज का प्रत्येक बहिष कोण पूछा है, इसमें आंतरिक कोण पूछा था, इसमें बहिष कोण, तो 360/n और इसका योग कितना होता है? 360 होता है, ठीक है। भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या n² - 3n/2। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं हमारा? एक विद्यालय में कक्षा 6, 7 और 8 में छात्रों की संख्या क्रमशः 184, 276 और 322 थी। प्रत्येक कक्षा के छात्रों को अलग अलग अनुभागों में विभाजित किया गया। कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या बराबर थी। प्रत्येक अनुभाग के लिए एक कक्षाध्यापक की नियुक्ति की जानी थी। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक कक्षाध्यापकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, ये हमें क्या बोला है कि ये इसमें टोटल क्या है कि छात्रों की जो संख्या 180, 276 और 322 थी, ये इतना है। तो इतना में सबसे पहले तो देखते हैं कि आवश्यक कक्षाध्यापकों की न्यूनतम संख्या को बोला है। अगर यदि ऐसा बोला जाता है तो इसका हम सीधा एलसीएम करते हैं और एलसीएम करने के बाद जो जितना उसका बचता है उसी को ही वही हमारा न्यूनतम कक्षाध्यापक हो जाता है। तो ये सभी का एलसीएम करेंगे, तो सभी का एलसीएम करने के बाद हमारा जो एलसीएम कितना एचसीएफ करेंगे, सॉरी न्यूनतम बोला है तो एचसीएफ करेंगे, तो एचसीएफ करने के बाद हमारा कितना आता है 46 आता है, ठीक नहीं। तो 46 ये सभी में तो कॉमन ही रहेगा, ये सभी में तो रहेगा ही, लेकिन हमें न्यूनतम संख्या चाहिए। तो न्यूनतम संख्या कितना है? तो 84 से अगर यदि 84 से 184 से 46 को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आता है? 4 आता है। और 276 से 46 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 आता है। और 322 से 46 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 7 आता है। यही हमारा जाता है न्यूनतम कक्षाध्यापकों की संख्या हो जाता है। तो 4 + 6 + 7 ये हमारा टोटल 17 आंसर आ जाता है, ठीक है। अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक मीन्स एलसीएम उनके महत्तम समापवर्तक एचसीएफ के 28 गुने के बराबर हैं तथा उनके लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का अंतर 405 है। यदि संख्याओं का अनुपात 4:7 है तो धनात्मक संख्याओं का धनात्मक अंतर क्या होगा? देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है ना, ये दोनों दिया हुआ है। एलसीएम उनके एचसीएफ के 28 गुने के बराबर है। एलसीएम जो है
उसके SCF के 28 गुने के बराबर है, लिख दिए हैं, ठीक नहीं। और नेक्स्ट में क्या बोला है कि LCM और SCF का अंतर 405 है, LCM और SCF का अंतर 405 है, इस चीज़ को भी लिख दिए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि नेक्स्ट, यदि संख्याओं का अनुपात 4:7 है, यदि संख्याओं का अनुपात 4:7 है, मान के चल दो संख्या है, ठीक है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा ये पूछे। संख्याओं का अंतर मीन्स जो 7x - 4x का मान क्या होगा, इस चीज़ को पूछा गया है, ठीक है। मान के चलो हमारा जो SCF है, ठीक नहीं, SCF को हम, ये हमारा जो होता है संख्या में जो कॉमन रहता है ठीक नहीं, ये हमारा एक सही है, जो इसका दोनों का रेशियो का जो कॉमन है वो हमारा एक x है, तो यही हमारा SCF ही कहलाता है, ठीक नहीं। तो SCF मान के चलो हम x मान लेते हैं जो यहाँ पर रखे हुए हैं, तो LCM = x × 28, ठीक है। अब ये तो हमारे यहाँ से LCM = 28x हो गए हैं, तो यही LCM को हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक नहीं। तो 28x माइनस x, यहाँ पर x SCF है, = 405, ठीक है। तो यहाँ से हम हमारा x का मान निकल जाता है। x का मान कैसे निकलेगा देख लेते हैं। अब इसको इस साइड पक्षांतर करेंगे तो 27x हो जाता है, 27x = 405। अब ये सभी को कटाएंगे, कटाने के बाद हमारा जो है फाइनल x का मान कितना आ जाता है, 15 आ जाता है, ठीक है। अब इसी x को ही हम यहाँ पर पुट अप करेंगे, तो 15 चौक 60, 15 चौक 60 और 105, तो ये दोनों का अंतर कितना है, 105 - 60 और 45 हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22,100 रुपये की धनराशि को तिमिर और मोनाली के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि यदि दोनों अपने हिस्सों को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित करते हैं तो 18 वर्ष बाद परिपक्वता पर मोनाली को दे धनराशि 20 वर्ष बाद परिपक्वता पर तिमिर की धनराशि के समान होगी। प्रारंभिक धनराशि में मोनाली का हिस्सा कितना था। इसमें क्या बोलता है कि जो 22,100 हैं, ये जो हैं दोनों की धनराशि है, किसका, तिमिर और मोनाली, ये दोनों की धनराशि है, दोनों का एडिशन है। ये दोनों को इस प्रकार विभाजित करते हैं कि अपने हिस्सों को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित करते हैं। दोनों 10% अपने चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित कर रहे हैं, ठीक है। तो 18 वर्ष बाद परिपक्वता पर मोनाली, देखो 18 वर्ष बाद परिपक्वता पर मोनाली को दे धनराशि, ठीक है ना। ये मोनाली का हिस्सा है, मान के चलो मिश्र धन क्या होता है, A = P1 + R/100T, ये हमारा मिश्र धन है, ठीक नहीं। तो ये जो मोनाली का हिस्सा मान के चलो यहाँ पर जो होता है T जो है 18 हो जाता है, ठीक है। इसी को ही हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये हमारा मोनाली का हिस्सा है, ठीक है। अब 20 वर्ष बाद परिपक्वता पर तिमिर की धनराशि के समान होगी, समान होगी, तो इसलिए हम बराबर किए हैं और यहाँ पर तिमिर का हिस्सा है जो 20 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सभी को पुटअप कर देंगे। पुटअप करने के बाद यहाँ पर R का मान 10 आ जाता है, 10% है तो 10 आ जाता है, ठीक है। तो 10 आने के बाद ये कट जाएगा, कटने के बाद हमारा 11/10, ठीक है। तो यहाँ पर भी 11/10 आ जाता है, 11/10 दोनों में आ जाएगा। दोनों में आने के बाद इसको इस साइड पक्षांतर करेंगे तो हमारा ऊपर का रेशियो में 20 - 80, ये हमारा कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। तो P1/P2 121/100, ये हमारा जो होता है मूलधन है। यही दोनों का रेशियो का जो एडिशन है हमारा जो है 22,100 है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रारंभिक धनराशि की मोनाली का हिस्सा, इसका मतलब P का हिस्सा को हमें बताना है। तो देखिए इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर हम एक पॉइंट खेलते हैं, गेम खेलते हैं कि 12,000 यहाँ पर ठीक है,
12,100 लाना है ये दोनों को मिलाकर। तो इसमें क्या करें कि 12,100 आ जाएगा। तो यहाँ पर इंटू 100 और इंटू 100 दोनों का, ये दोनों का जो एडिशन करेंगे तो हमारा फाइनल 12,100 आ जाता है। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि 12,000 सॉरी यार ये 22,100 है, देख लेते हैं 22,100 है। ठीक है, तो 22,100 हमें लाना है तो 2,100 और यहाँ पर हमें ये, ठीक है 0 0 1 2 2, ये इतना आ जाता है हमारा टोटल समेसन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मोनाली है, मोनाली का मूलधन यही हो जाता है जो 12,100 रुपये। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मान्यता धारा की दिशा में किसी निश्चित दूरी को 2 घंटे में तय करती हैं, जबकि उसके धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी को तय करने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। शांत जल में उसे यह द्विमार्गी यात्रा करने में कितना समय लगेगा। देखो इसमें क्या बोला है कि सबसे पहले तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, समय तो दिया ही हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पर धारा की दिशा में निश्चित दूरी को 2 घंटे में तय करती हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो हम चाल को एक कोई भी रूप मान लेते हैं, मान के चलो एक सवाई जो भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक शांत जल में नाव की चाल होता है। ठीक है, तो शांत जल में नाव की चाल मान के चल 100 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो धारा है, धारा की चाल क्या होता है, क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोल रहे हैं क्या है कि धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 2 घंटे में तय करती हैं। ठीक है, जो धारा की दिशा में जो नाव है वो धारा की दिशा में नाव मान के चल, नाव की चाल 100 है और यहाँ पर धारा की चाल कितना है, y है। तो दोनों दिशा बोल रहे हैं तो 100 प्लस y हो जाता है। ठीक है, ये हमारा चाल को शो करता है। चाल और समय दिया हुआ है, समय कितना है, 2 घंटे है। ये हमारा कितना है, दूरी बराबर चाल गुणी समय, तो 100 प्लस y इंटू 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी को तय करने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। इसमें बोल रहे हैं क्या है कि धारा की विपरीत दिशा में, इसका मतलब x माइनस वाई का मान। ठीक है, x माइनस वाई इंटू 30 मिनट अधिक समय लगता है। देखो 2 घंटे तो समय लग ही रहा है, इसलिए हम देख रहे हैं कि 2 घंटे तो अधिक समय लग रहे हैं, तो 2 प्लस 30 मिनट अधिक समय लग रहे हैं, तो 2 प्लस 30 मिनट मतलब घंटे में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 30/60। ठीक है, इतना टोटल इसमें घंटा लग रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लिखे हुए हैं। ये लिखने के बाद हमारा 2 प्लस 30/7 कितना आता है, 5/2 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आगे पीछे सब कंप्लीट काटेंगे। कंप्लीट काटने के बाद हमारा क्या आ जाता है कि फाइनल x का मान, यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइनल x का मान क्या है, यहाँ पर 9y बराबर x है। ठीक है, तो यहाँ पर x/y बराबर 9/1, तो x ये रेशियो में है। x का मान 9x है और y का मान 1x है। ये हमारा एक चाल को शो करता है, शांत जल में नाव की चाल को शो करता है, और ये जो है धारा की चाल को शो करता है। ठीक है नहीं, धारा की चाल को शो करता है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि शांत जल में यह द्विमार्गी धारा में कितना समय लगेगा, इस चीज़ को पूछा है। ठीक नहीं, कितना समय लगेगा इस चीज़ को पूछा है। तो शांत जल में पूछा है, तो समय बराबर कितना होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक नहीं, तो समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। ठीक नहीं, तो यहाँ पर जो दूरी कितना है हमारा, कोई भी जो दूरी है यहाँ पर देख सकते हैं ये है।
ठीक है। तो कोई भी एक पॉइंट को ले लेंगे, जो दूरी है, दूरी इसको ले लेते हैं, दूरी बटा चाल, शांत जल में नाव की चाल x है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि x प्लस वाई इंटू 2/x, तो x और y का मान तो दिया ही हुआ है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक नहीं। 9 + x और इंटू 2/9, यहाँ से हमारा समय टोटल निकल जाता है। अब समय निकल जाता है, अब समय निकलने के बाद क्या होता है, 20/9 ये हमारा तो घंटा को शो करता है, ठीक है नहीं। 20/9 इसका मतलब यहाँ पर 9 दूनी 18, तो 2 सही 2/9 ये हमारा हावर को शो करता है, ये हावर है, ठीक नहीं। अब यहाँ पर इसमें दिया किस में हुए हैं, सभी में, ये घंटा, मिनट और सेकंड ये सभी में दिए हैं, तो इसको निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये तो 2 घंटा हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर 2/9 इंटू 60 करते हैं, ये 60 हम इसलिए करते हैं कि मिनट में शो करना है, तो मिनट में शो करने के लिए हमारा यहाँ से कट जाएगा 3 × 9 3 × 12, ठीक नहीं। तो 40/3, 40/3 क्या होता है, 13 सही 1/3, ये जो 13 है हमारा मिनट को शो करेगा फिर, ठीक नहीं। अब यहाँ से 1/3 आ जाता है, तो 1/3 इंटू 60 ये हमारा जाता है 20 सेकंड, तो 20 सेकंड आ जाएगा। तो ये 2 घंटा 13 मिनट 20 सेकंड ये सिर्फ जाने का है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द्विमार्गी यात्रा में कितना समय करते हैं, द्विमार्गी जाने का और आने का, ये जाने का और आने का तो दो क्या है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 दूनी 4 हो जाता है और 13 दूनी 26 और 20 दूनी 40, ये जाने और आने का समय है। अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि 4 वर्ष पूर्व माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 13 गुनी थी, 2 वर्ष बाद माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी होगी, कितने वर्ष बाद माँ की आयु उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। देखो इसमें क्या बोला है कि 4 वर्ष पूर्व माँ की आयु, सबसे पहले 4 वर्ष पूर्व माँ, ठीक नहीं, उसके पुत्र की आयु की 13 गुनी थी, मान के चलो डॉटर की 4 वर्ष पूर्व की 13 गुनी थी, ये लिख दिए हैं फर्स्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि 2 वर्ष बाद, इसमें 2 वर्ष बाद, ठीक है, 2 वर्ष बाद माँ की आयु, 2 वर्ष बाद माँ की उसके पुत्र की आयु की, उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, 4 गुनी थी, ये इक्वेशन 2 में लिख दिए हैं। फिर नेक्स्ट क्या देखते हैं कि कितने वर्ष बाद माँ की आयु, कितने वर्ष बाद माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की, ठीक है, जो डॉटर है डॉटर की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ये जो है क्वेश्चन के अनुसार से इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 बन जाता है। तो इक्वेशन 1 और 2 को देखते हैं तो हमारा जो होता है फाइनल m और m कट जाएगा यहाँ से, तो -6d = 9d - 60। अब यहाँ से हमारा d का मान आ जाता है जो डॉटर का है, d का मान आ गए, ठीक है। अब यहाँ से हम मदर का मान, कोई भी एक इक्वेशन में हम मदर का माँ ले सकते हैं, तो इक्वेशन 2 को ही देख लेते हैं। तो इक्वेशन 2 में हमारे देते हैं m + 2 = 6 + 2 × 4, तो m = कितना हो जाता है 30, ये हमारा होता है मदर की 30 एज हो जाता है, ठीक है। इसमें पूछा क्या है, कितने वर्ष बाद माँ की आयु उनकी पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, मान के चलो 100 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद। तो यहाँ पर m और d का मान तो मिल ही चुका है हमें, 6 वर्ष और 30 वर्ष, ठीक नहीं। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि x का मान यहाँ पर 30 + x = 6 + x × 3, ओके। तो यहाँ पर सभी निकाल लेते हैं, तो x बराबर देता है 6 वर्ष बाद हमारा जो माँ की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि 2 बेलनों का आयतन बराबर है, लेकिन दूसरे बेलन की त्रिज्या पहले बेलन की आधार त्रिज्या से 20% कम है। पहले बेलन की ऊंचाई की तुलना में दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी अधिक होनी चाहिए। देखो इसमें क्या है कि बेलन है, एक बेलन है, ठीक है, ऐसे टाइप का एक बेलन है, ठीक है। यहाँ पर एक बेलन का आयतन कितना होता है कि πr²h, ये हमारा बेलन का आयतन है, लेकिन इसमें 2 बेलन है, तो 2 बेलन है तो
दो बेलन का आयतन बराबर है, तो सबसे पहले ये दोनों बेलन का आयतन को बराबर कर लेते हैं। तो पाई R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर H2। ओके, अब इसमें बोला क्या है कि लेकिन दूसरे बेलन की त्रिज्या पहले बेलन की त्रिज्या से 20% कम है। इसका मतलब जो पहले बेलन की जो त्रिज्या है वो ज़्यादा है दूसरे बेलन के कंपेयर। मान के चलो पहले बेलन की त्रिज्या कितना है, 100% है, तो दूसरे बेलन की जो त्रिज्या है वो 80% हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि H2 और H1 इसका रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर बाई 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू H2 बाई H1। तो H2 बाई H1 इसका हम फाइनल कितना निकाल लेते हैं कि 25/16। ये हमारा एक रेशियो है, मान के चलो 25x/16x, ये इतना आ जाता है। अब आगे क्या बोला है कि पहले बेलन की ऊंचाई की तुलना में दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ बोला है कि पहले बेलन की ऊंचाई की तुलना में दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी अधिक होनी चाहिए। इसका मतलब क्या बोला है कि साफ साफ जो मान के चलो जो इसमें दूसरे बेलन की ऊंचाई है वो ग्रेटर देन है किसके, पहले बेलन की ऊंचाई से। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान के चलो दूसरे बेलन H2 है, तो दूसरे बेलन H2 है तो पहले बेलन H1 है, और इससे कितना % अधिक होगा, ये पहले से कितना % अधिक होगा, इसलिए हम इसमें लिखे हैं कि H2 इज इक्वल टू H1 प्लस H1 इंटू मान के चलो A का एक परसेंटेज है, इतना % अधिक होगा, A% अधिक होगा। तो यहाँ पर तो साफ साफ हमें मिल ही चुका है कि H2 और H1 का मान मिल ही चुका है। तो 25x इज इक्वल टू 16x प्लस 16x इंटू A का परसेंटेज मतलब A/100। तो A का मान हमें यहाँ से निकल जाएगा, देख सकते हैं हम A का मान निकल जाएगा। तो A इज इक्वल टू 9/100/16, यहाँ से हमारा परसेंटेज निकल जाएगा क्योंकि 56.25%। इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन क्या है कि एक बल्लेबाजी अपनी 12वीं पारी में 84 रन बनाता है, जिससे उसके प्रति पारी औसत स्कोर में 4 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर कितना होगा। इसमें क्या बोला है कि सबसे पहले देखते हैं कि 12वीं पारी में 84 रन बनाता है, ठीक नहीं, तो उसके पहले 11वीं पारी में मान के चलो 11वीं पारी जो होता है, तो 11वीं पारी मान के चलो 100 रन बनाया है, ठीक नहीं, 100 बनाया है, मतलब 11वीं पारी है उसमें देखते हैं हम, ठीक है। तो जस्ट 12वीं पारी में हमारा 84 रन बना देता है। तो 11वीं पारी में 11 इंटू 100 रन बनाता है, और जस्ट 12वीं पारी में हमारा 84 रन बनाता है, ठीक है, जिससे उसके प्रति पारी औसत स्कोर में 4 रन की वृद्धि होती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 प्लस 4 हो जाता है, ये हमारा 4 रन की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो 12वीं पारी के बाद बल्लेबाजी का प्रति पारी औसत स्कोर कितना है, तो इसी को ही बोला है कि 12वीं पारी के बाद बल्लेबाजी का प्रति पारी औसत स्कोर यही जो 100 प्लस 4 ही होगा, इसी को ही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसी को ही फाइंड करेंगे तो 11 100 प्लस 84 और इसको इस साइड 12 100 प्लस 48, तो 100 इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पर औसत स्कोर कितना होगा, तो 100 प्लस 4 100 तो 36 प्लस 4 इज इक्वल टू 40। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5 2 7 8 1 और 4 की माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका इसमें ज्ञात करना है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। तो सबसे पहले 1 आएगा, ठीक है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8, ये एक असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद हम लास्ट का जो है उसको
डिलीट करते जाता हूँ और बीच वाला हिस्सा देखता हूँ। बीच वाले हिस्सा में 2 पॉइंट बचा है, तो दोनों का बीच वाला हिस्सा देखेंगे तो दोनों का बीच वाला हिस्सा कितना हो जाता है हमारा 4.5 आ जाता है दोनों का बीच वाला हिस्सा, या फिर 4 प्लस 5/2 तो 4.5। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 वर्गों के परिमापों का अंतर 48 सेंटीमीटर है। यदि एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा की 4 गुनी है तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखें कि इसका परिमाप 48 सेंटीमीटर है। परिमाप वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a, ठीक है। तो इसमें 2 वर्ग हैं, एक बड़ा वर्ग मान के चलो a है, एक छोटा वर्ग जो हमारा a है। तो ये दोनों का अंतर कितना है 4a माइनस कैपिटल A माइनस स्मॉल 4a इज इक्वल टू 48, ये दिया हुआ है। यदि एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा के 4 गुनी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है बड़े वर्ग की भुजा a बाई स्मॉल a इज इक्वल टू 4/a, ये एक रेशियो में मान के चलो, ठीक है। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ये दिया है और ये दोनों दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों काट देंगे तो कैपिटल A माइनस A इज इक्वल टू 12, ये दोनों का अंतर है। इसमें भी रेशियो में देखते हैं कि 4/a है, तो 4/a का रेशियो कितना होता है 3 है। इसका मतलब क्या है कि जो 3 है हमारा 12 को शो करता है, ठीक है, समझ सकते हैं ना। ये तो 3 है जो हमारा 4 को 3 बराबर 12 हो जाता है, तो 1 बराबर कितना होगा 4 होगा, ठीक है। तो यही हमारा जो है 4 का मल्टीप्लाई होगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 गुणित 4 तो कितना हो जाता है a/a कितना होता है 4×4 16 और 1, ये हमारा होता है बड़े वर्ग का एक भुजा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है कि a का स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल कहलाता है। तो 16 गुणित 16 कितना होता है 256, ये वाला हमारा आंसर आ जाता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 140 सेंटीमीटर के स्क्वायर है और इसकी समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 7 सेंटीमीटर है। यदि इसकी समांतर भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर है तो दूसरे समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक नहीं। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है a इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। ये तो यहाँ पर तो एक एरिया क्षेत्रफल दिया ही हुआ है, तो क्षेत्रफल दिया है ये a का मान हम 140 निकाल लेते हैं। तो एक 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड ऑफ साइड कितना है एक समांतर चतुर्भुज के एक और इसकी समांतर भुजा के बीच की लंबवत दूरी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हमारा हाइट को शो करता है। यदि इसकी एक समांतर भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर है, ये जो हमारा जो है लंबाई को शो करता है। इसकी एक साइड जो है 28 सेंटीमीटर है, तो दूसरे समांतर भुजा की लंबाई कितनी होगी x सेंटीमीटर होगी। तो यही x का मान ही हमें निकालना है। तो x का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं, इस साइड पक्षांतर कर देते हैं, जो फाइनल हमारा x का मान कितना आ जाता है 12 सेंटीमीटर। इसका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि 40 सेंटीमीटर चीनी वाला विलयन प्राप्त करने के लिए 35% चीनी वाले विलयन की एक निश्चित मात्रा को 48% चीनी वाले विलयन की 8 लीटर मात्रा में मिश्रित किया जाता है। मिश्रण में 35% वाले विलयन की मात्रा कितनी थी। इसमें क्या बोला है कि 40% चीनी वाले विलयन प्राप्त करने के लिए 35% विलयन की एक निश्चित मात्रा 35%, ठीक है, एक निश्चित मात्रा हो जाता है हमारा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर एक 35% जो होता है एक निश्चित मात्रा और 48% चीनी वाले विलयन की 8 लीटर मात्रा में मिश्रित किया गया है। तो यहाँ पर एक मिश्रण का एक ऐसी देखते हैं कि 35% चीनी है, यहाँ पर एक 48% चीनी है। यही 48%
चीनी वाले विलयन की 8 लीटर मात्रा में मिश्रित किए जाते हैं। यही 48% हमारा जाता है 8 लीटर को शो करता है। ठीक है, मिश्रण में 35% वाले विलयन की मात्रा कितनी थी? ठीक नहीं, तो 40% यहाँ पर चीनी ही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 35% और 48% यहाँ पर ये तो है 40% होता है, तो यही 40% है। ये इसमें एक 48% का हमारा कितना हो जाता है? 8 है। ठीक नहीं, 8 को शो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 48 माइनस 40 कितना हो जाता है? 8, और 40 माइनस 35 हमारा 5 हो जाता है। तो ये जो होता है 5 का जो रेशियो हमारा 8 लीटर है। ठीक नहीं, तो 8 का रेशियो हमारा कितना होगा? तो 8 गुणित 8/5, ये हमारा कितना आ जाता है? फाइनल 12.8। ओके, इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है।